अब हम कैरी कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब रे ऑप्टिक्स का पार्ट 2। ये लेक्चर आपका एयरफोर्स, नेवी, एनडीए सभी के लिए हेल्पफुल होगा। इसमें मैं सारी थ्योरी कवर करा दूंगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि मतलब कि लाइट गई और थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, तो उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डेविएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन जैसे यहाँ पे पढ़ रहे तो आई माइनस आर होता है रेयर से डेंसर में, और डेंसर से रेयर में क्या होता है आर माइनस आई। अब इसे कैसे समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि डेंसर से रेयर, रेयर मीन्स कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, तो हमारा रिफ्लेक्शन है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। तो बड़ी में से छोटा घटाएंगे कि नहीं, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, डेंसर से रेयर में हो जाएगा आर माइनस आई, और रेयर से डेंसर में क्या हो जाएगा आई माइनस आर। इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप लोगों के माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि कभी बार क्वेश्चन बन जाता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन आर इक्वल टू क्या होता है, म्यू म्यू मतलब कांस्टेंट। तो यहाँ से म्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू साइन आई अपॉन आर। और बहुत से लोग इसको ऐसे याद करते हैं कि म्यू साइन थीटा कांस्टेंट, इससे याद करते हैं म्यू साइन थीटा कांस्टेंट। जैसे कि म्यू आई साइन वन इक्वल टू म्यू वन इक्वल टू साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। तो म्यू साइन थीटा से बहुत से लोग याद करते हैं म्यू साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट से याद कर लेते हैं। अब आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कि ये म्यू है क्या भला भैया, म्यू से कैसे बचें। तो म्यू कैसी चीज़ होती है, मतलब कि ये हमारी क्या करती है, ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट को कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करती है मेन चीज़। ये कैसी होती है, स्केलर होती है, यूनिट लेस होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। कैसी, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस, स्केलर, कुछ भी नहीं होता है, ये मान लीजिए, ऐसे याद कर सकते हैं। और टाइप्स ऑफ, यहाँ पे दो टाइप के दे दिए गए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिए गए दो टाइप के, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। तो पहले हम एब्सोल्यूट पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट मतलब कि एयर के साथ। अब आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को दिख रहा है कि मतलब कि एयर के साथ हो जाता है तो उसे एब्सोल्यूट लेते हैं, और किसी मीडियम के साथ होता है तो उसे रिलेटिव लेते हैं। तो और इसको ऐसे भी याद करते हैं आ म्यू जा, मतलब कि आ मतलब कि जिससे आ रहा है मीडियम, ऐसे लिखते हैं आ म्यू जा, मतलब कि जिस मीडियम से आ रहा है और जिस मीडियम में जा रहा है, तो जा रहा वाला बाद में लिखते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं सी अपॉन बी। सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, बी का मतलब होता है जो मीडियम में स्पीड होती है। और कुछ चीज़ों के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं, जैसे कि गिलास का होता है 3/2 और इसका होता है मतलब कि 1.2। वाटर का होता है 4/3 1.33। और जैसे कि और भी चीज़ों को दिए, जैसे डायमंड का होता है 2.4, CS2 का होता है 1.62, सबसे ज़्यादा इसी का होता है CS2 का। और क्राउन का होता है 1.52, और वैक्यूम में तो हमें पता ही कि 1 होता है, और एयर का होता है 1.003, मतलब कि बराबर ही होता है। अब आते हैं रिलेटिव पे। तो रिलेटिव में यहाँ से हमें एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। म्यू और बी का कैसा रिलेशन होता है, मतलब कि दोनों दुश्मन मान लीजिए, म्यू और बी दोनों दुश्मन मान लीजिए, क्योंकि ये आसपास हैं। जैसे यू, म्यू म्यू हमें यू जैसा नहीं दिख रहा है, म्यू म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। तो जैसे पास पास में रहोगे तो भैया लड़ाई तो हो जाएगी, तो मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेमडा के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे कि हमें कौची कौची लॉ से दिख रहा है कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। जैसे कि वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मोर देन द वॉयलेट, तो म्यू की वैल्यू कैसी हो जाएगी, लेस हो जाएगी रेड कलर के लिए। अब यहाँ पे आते डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो नेचर ऑफ मीडिया पे करती है, मीडिया ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन, मतलब मीडियम के इंसिडेंस पे और रिफ्रैक्शन पे, और कलर ऑफ लाइट पे और वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, टेम्परेचर ऑफ मीडियम पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टी बढ़ाया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट गया, टी बढ़ाया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट गया। टी बढ़ाने पे हमारा कैसा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाता है। टी बढ़ा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटा, टी बढ़ा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटा, ये समझ लीजिए। टी बढ़ा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटा। यहाँ पे आते प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो ये क्या कहता है, 1 म्यू 2 इक्वल टू 2 म्यू 1, मतलब कि उल्टा कर सकते हैं इसी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये दे दिया, ये तो छोड़िए, इससे दिखते हैं। जैसे कि हमें दूसरे मीडियम का पता करना था, जैसे कि इस वाले मीडियम का हमको इसका यूज क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी का। जैसे कि हमें एक मीडियम का पता है, तो दूसरे मीडियम को निकालना हो तो क्या कर देते हैं, जैसे कि इसके रिस्पेक्ट में निकाला तो उसका अपॉन में कर दिया तो उससे निकाल देते हैं। अब जैसे यहाँ पे दो मीडियम, यहाँ पे कितने मीडियम दिख रहे हैं हमें,
एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये। और हमारी रे कैसी होगी हमेशा, जैसे कि उसी मीडियम में निकलेगी तो उसमें कैसे होगी, उसी सेम एंगल पे निकलेगी। ये पैरेलल, ये दोनों पैरेलल निकलेंगी हमेशा, ये मेन चीज़ होती है और कुछ नहीं होता। और इसको ऐसे शो भी कर सकते हैं, इससे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होती, सिर्फ ये होता कि अगर ऐसा फॉर्मूला दे दिया गया तो हमसे पूछे तो कैसी निकलेगी, सेम निकलेगी। अब आते हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट से क्वेश्चन बनता नहीं, क्लास स्लिप दिया जाता है, फार्मूला देखना हो तो देख लीजिए। टी सेक आर बहुत बड़ा फार्मूला होता है, इसको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल शिफ्ट ध्यान रख लीजिए। नॉर्मल शिफ्ट क्या होती है, जैसे कि ग्लास है, इस ग्लास से हम कुछ भी देख रहे हैं, जबकि हमारे अकॉर्डिंग ये यहाँ बनना चाहिए था, लेकिन वो हमें यहाँ दिखता है, मतलब थोड़ा पास दिखने लगता है ग्लास की वजह से, ये होता है नॉर्मल शिफ्ट। तो ये डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, 1 - 1/म्यू टी। टी का मतलब होता है थिकनेस। यहाँ से ऑप्टिक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आएंगी, वो भी दिखाएंगे। जैसे कि ऑप्टिकल पाथ होता है, तो ऑप्टिकल पाथ को हम ऐसे लिखते हैं μx/c। एक्स होता है डिस्टेंस और सी, μx को हम ऑप्टिकल पाथ लिख देते हैं। तो टाइम टेकन होता है, टाइम टेकन टू पास थ्रू मीडियम होता है μx/c। और एक्स का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल पाथ, μx का मतलब होता है ऑप्टिकल पाथ। तो जैसे हमें 2 मीडियम का दिया जाए तो μ1 x1 + μ2 x2 ऐसा दे दिया जाता है, लेकिन ये बहुत कम ही पूछा जाता है ज़्यादातर चीज़ों में। जैसे कि हमें म्यू की वैल्यू बड़ी होती तो ऑप्टिकल पाथ बड़ा हो जाता, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता, बस ये समझ लीजिए। अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पानी है, पानी में हमने सिक्का डाला तो हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, हमारी रियल डेप्थ कैसी होती है, ऊपर होती है। तो हमें सिक्का कैसे दिखाई देने लगता है, ऊपर दिखाई देने लगता है हम लोगों को सिक्का। जैसे ही पानी में रखते हैं कोई भी चीज़ होती है तो ऊपर दिखाई देने लगती है, मतलब कि रियल डेप्थ जो होती है वो हमारी एपरेंट डेप्थ से ज़्यादा होती है, ऐसा। अब इसको कुछ नहीं ऐसे कैसे शो कर सकते, जैसे कि हमारा डी है, D = H - S डैश हो गया। तो यहाँ से जो मैंने फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, तो वो फार्मूला क्या था, 1 - 1/μ × H। जैसे कि हमने पानी मान लिया, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, तो म्यू की जगह 1/1 - 1/μ रख सकते कि नहीं, 1 - 1/4/3 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, 1 - 3/4। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस मतलब 4 - 3/4 हो जाएगा कि नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, मतलब कि H/4 हो जाएगी। अगर पानी होता तो 3/2 ले लेते, मतलब कि तो 3H/3 हो जाता। जैसे कि जो चीज़ होती है ऊपर साइड वो हो जाती है, ऐसे मान सकते हैं एक तरीके से। जो चीज़ होती है ऊपर साइड वो हो जाती है, जैसे कि म्यू 4/3 होता है, तो मतलब एच क्या हो जाएगा, H/4। ग्लास के लिए म्यू 3/2 था, तो एच डी क्या हो जाएगा, H/3। क्योंकि एयरफोर्स और नेवी और एनडीए में टाइम बहुत कम होता है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछते हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसे कि हमें दिख रहा है कि मतलब कि इसमें इस वाले में जैसे कि रेयर से डेंसर में जा रहे थे, रेयर से डेंसर में जाते तो चीज़ कैसी दिखती है, ऊपर। रेयर से डेंसर में जाते तो चीज़ कैसी दिखती है, ऊपर। डेंसर डी डी मतलब डेंसर, डेंसर मतलब ऊपर। डेंसर चीज़ होती है वो ऊपर कर देती चीज़, ऐसे मान लीजिए। अब हम डेंसर से रेयर में जा रहे तो चीज़ कैसी हो जाएगी, थोड़ी नीचे दिखने लगेगी हमें। कैसी दिखने लगेगी, अब डेंजर से रियर में जाते हैं तो हमें जैसे ये ऑब्जेक्ट था, ये हमारा एरोप्लेन मान लिया, हमको यहाँ दिखना चाहिए था, लेकिन हम लोगों को थोड़ा और ऊपर दिखाई देता है। तो इसका फार्मूला भी होता है, मतलब रियल डेप्थ इज लेस देन द एपरेंट डेप्थ, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ ये एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि हमारा एरोप्लेन है, एरोप्लेन ज़्यादा ऊंचाई पे दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू जो होता है वो। और डिस्टेंस डी की वैल्यू हो जाती है μ - 1 × H। और शिफ्ट तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, इसमें ज़्यादा कुछ करने के। और ये फार्मूला भी देख सकते हैं, जैसे कि 3 लिक्विड दे दिए गए तो हमसे एपरेंट डेप्थ पूछी गई, तो यहाँ पे D1/μ1 + D2/μ2 D3/μ3। यहाँ पे डी का मतलब होता है कितनी, मतलब थिकनेस है, इतने थिकनेस को डी से डिनोट कर रहे हैं, और म्यू का मतलब तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ही। अब आते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब भी दो कंडीशन, मेन चीज़ क्या होती है कि डेंसर से रेयर में जाएंगे, कब, डेंसर से रेयर में जाएंगे, और वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब वो 90 डिग्री पे हो जाए तो उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। जैसा कि हमें इस फिगर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहने लगे। अब इससे थोड़ा सा भी हमने बढ़ा दिया, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस से थोड़ा सा भी बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, वापस आ जाता। तो जो हमें ये कंडीशन दिख रही है थीटा इज़ ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पे ये वापस दिख रहा है, तो मतलब कि ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है।
यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन सी। अब जैसे म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन सी तो है ही, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/b भी है, और 1/b भी है, और 1/λ भी है। जैसे कि 1/λ, 1/b, 1/sin सी। टेम्परेचर भी जैसे टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा हो जाता है, घट जाता है। टेम्परेचर के साथ भी कैसा है, उल्टा रिलेशन है। मतलब म्यू ने सभी से लड़ाई कर रखी, किसी से बना के नहीं रखी। अब जैसे कल हमने वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल हम लोगों ने, डेविएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो यहाँ पे भी वही डेविएशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू एयर मीडियम देन डेविएशन ऑफ रे इज π-2θ। वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 360 - 2θ। यहाँ पे क्या है, π-2θ। पाई का मतलब हो जाएगा 180। जैसे हम लोगों को यहाँ फिगर से अगर समझना चाहो तो समझ लीजिए, जैसे कि ये दिख रहा है तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, और हो कैसा रहा है यहाँ पे, तो एंगल ऑफ डेविएशन 180 - 2θ कर देंगे। थीटा तो सेम ही है इस वजह से। और हमसे एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब थीटा की वैल्यू मिनिमम हो। मतलब मिनिमम थीटा की वैल्यू कब हो जाएगी, जब क्रिटिकल एंगल हो तो हमारी थीटा की वैल्यू मिनिमम होती है। तो अगर हमसे डेविएशन मैक्सिमम पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, π-2c। सी का मतलब होता है क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे थीटा की वैल्यू सी रख देते हैं, बस ये ध्यान रखिए। जैसे कि कलर ऑफ लाइट है, क्रिटिकल एंगल हमारे किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। कैसे करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनली साइन सी के भी करता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ से हम एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन लेंगे, एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि साइन सी को हम 1/म्यू लिख सकते हैं। जैसे कि आर का मतलब हो गया रेड, आर हमने ले लिया रेड, और डी का मतलब कोई और ले लिया, तो μr/μd ले लिया। तो यहाँ पे लेमडा के साथ कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, तो लेमडा d/λr हो जाएगा। और वेलोसिटी के साथ भी कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो vd/vr हो जाएगा। टेम्परेचर के साथ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो td/tr भी लिख सकते थे। अब जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दोनों मीडिया कैसे होने चाहिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ μr/μd। नेचर ऑफ द पेयर ऑफ मीडियम कैसा होना चाहिए, ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर विद द क्रिटिकल एंगल। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम क्रिटिकल एंगल, मेन चीज़ ये होता है। जैसे कि हमारा ग्लास है, ग्लास का क्रिटिकल एंगल हमें 42 डिग्री दे दिया गया है, तो इसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, मतलब ग्लास का हमने जैसे मान लिया कि क्रिटिकल एंगल ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, क्रिटिकल एंगल कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। जैसे कि डायमंड का क्रिटिकल एंगल कम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे हम मान सकते हैं। तो वही होता है, और इसी वजह से डायमंड हमें चमकता क्यों दिखाई देता है, डायमंड हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। विद द टेम्परेचर राइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल डिक्रीजेस ड्यू टू विच क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेस। क्रिटिकल एंगल कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब आते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दो इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि मिराज जो रेगिस्तान में दिखाई देता है, और एक होता है कोल्ड की वजह से हमारे जो समुद्र होते हैं उनमें दिखाई देता है, उसे भी कहते हैं। जैसे उसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे कैसा मीडियम हो जाता है, यहाँ पे डेंसर मीडियम हो जाता है, और इसमें यहाँ पे रेयर मीडियम हो जाता है। बस ये ध्यान रख लीजिए, ये इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा डायमंड चमकता है किस वजह से चमकता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। ऐसा क्वेश्चन एयरफोर्स या नेवी में बन चुका है। और हमारा ऑप्टिकल फाइबर किसके लिए, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे अगर और क्वेश्चन हाईलाइट बनाना चाहे तो म्यू मतलब कि कोर होता है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू क्लैडिंग। मतलब क्लैडिंग जहाँ पे बड़ा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कर दिया, और कोर छोटा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा कर दिया। ऐसे ध्यान भी रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट डाल के ज़रूर लिख लीजिए, जैसे कि हमारा रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी कैसी होती है, फ्रिक्वेंसी ना चेंज होती है ना फेस चेंज होता है, जबकि हमारी वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों चेंज होती हैं। किसके केस में, रिफ्रैक्शन के केस में। और रिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट डिक्रीजेस, इंटेंसिटी कम हो जाती है जब वो बंद एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। और ट्रांसपेरेंट सॉलिड को अगर हमने सेम लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रख दिया तो हमें वो कैसा दिखाई देने लगता है, मतलब दिखाई नहीं देता, इनविजिबल हो जाता है। और ग्लास स्लैब को अगर हमने किसी वेरियस कलर्ड लेटर
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ये जो ये लाइन दे दी गई है, ये वाली लाइन, अब हम इसको पढ़ते हैं, फिर इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि एक ग्लास स्लैब को हमने कोई लेटर लिखे हैं अलग अलग कलर से, कोई ब्लू वॉयलेट से, कोई रेड से, ऐसे लिखा है, तो उसमें हमें सबसे उभरता हुआ कलर दिखाई देगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा पास दिखाई देगा वो होगा वॉयलेट। क्यों वॉयलेट होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा ज़्यादा, और ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाए तो हमारी एच की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। हमने वो ने फॉर्मूला पढ़ा था कि एच डैश क्या होता है, 1 - 1 अपॉन म्यू टाइम्स टी। तो म्यू की वैल्यू ज़्यादा तो एच डैश की वैल्यू कम, मतलब कि वो पास दिखाई देने लगेगा, बस इतना। अब यहाँ पे आ जाते हैं वाटर ड्रॉप इन एयर एंड एयर बबल इन वाटर। मेन चीज़ दो चीज़ें कि ये एक्ट कैसे करते हैं। जैसे कि हमारा वाटर ड्रॉप है तो वो एयर में कैसे काम करेगा, कन्वर्जेंस कॉनकेव लेंस की तरीके से। कैसे करेगा? कॉनकेव लेंस की तरीके से, कन्वर्जेंस की। वाटर, अब एयर है, एयर कैसी होती है? एयर फैल जाती है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। एयर कैसी होती है? फैल जाती, तो मतलब कि डाइवर्जेंट लेंस की तरीके से काम करेगा, और कैसे? कॉनकेव लेंस की तरीके से। और हमारी गुफा में जाएंगे तो गुफा में कैसा होता है, निगेटिविटी एक तरीके से हमने बताया था, और अब दूसरी चीज़ बता रहे हैं निगेटिविटी। और गुफा में कैसा हो जाएगा, फैल जाएंगे, या कॉनकेव लेंस की तरीके से। एयर एयर ही तो होगी गुफा में पानी तो होगा नहीं। तो हम ऐसे कर सकते हैं, वाटर ड्रॉप इन मतलब एयर बबल इन वाटर क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस की तरीके से, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जैसे कि वाटर बबल इन एयर हो जाएगा तो कॉनवेक्स लेंस की तरीके से, ऐसे याद कर सकते हैं।